हेलो दोस्तों, मैं रवि चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार पार्थ अकेडमी में। और आप सभी मेरे साथ पढ़ रहे हैं रेलवे की पीवाईक्यू सीरीज। और इसी पीवाईक्यू सीरीज में जो लास्ट लेक्चर हुआ था लेक्चर नंबर 14 में, यानी लेक्चर नंबर 1 से लगाकर लेक्चर नंबर 14 तक हम लोगों ने कंप्लीट क्लासों को जो सीबीटी 1 के हमारे रेलवे के पेपर हुए थे उनका कंप्लीट एज अ पेपर सॉल्यूशन हमने इस क्लास में आप सभी को देखने को मिला होगा। और अभी तक आप लोगों ने यदि क्लास 1 से तो क्लास 14 तक नहीं पढ़ा है तो हम लोगों ने चैनल पे एक प्लेलिस्ट तो बना दी गई है, वहां पर आप लोगों की रेलवे जो सीबीटी 1 हुआ था आप सभी का एनटीपीसी का, उसका कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन आप लोग देख सकते हैं। आज क्लास 1 से लगाकर क्लास 14 तक का कंप्लीट आप लोग रिवीजन हमारे साथ देखने वाले हैं। और इसी के साथ यदि आप लोग चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बिगर किसी देरी से मैं बढ़ूंगा रिवीजन क्लास की तरफ। और रिवीजन क्लास में हमारे करीबन 75 सवालों का जमावड़ा यहां पर होने वाला है। उसी के अंतर्गत जो पहला सवाल हम सभी को जो यहां पर देखने को मिलेगा, देखिएगा, जो पहला सवाल हम सभी को यहां पर जो देखने को मिल सकता है, हम लोगों को दिया है भारत में राष्ट्र विज्ञान दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है या कब मनाया जाता है। ये हम लोगों से सवाल पूछा है। आप सभी जानते हैं कि विज्ञान दिवस हम लोग क्यों मनाते हैं, तो सीवी रमन साहब ने जो रमन प्रभाव दिया था उसी के कारण हम लोग भारत में हर वर्ष 28 फरवरी, तारीख याद रखिएगा, 28 फरवरी को हम लोग क्या बनाते हैं, या भारत में राष्ट्र विज्ञान दिवस सेलिब्रेट जो करते हैं। इतना आप सभी को याद होना चाहिए। इसी के बाद में ग्लूकोज में या आपके अणु में टूटते हैं खालिस्तान, आप सभी से यह पूछा है तो आप सभी को बताना है कि पारुविक एसिड काय में टूटते हैं, पारुविक एसिड में यहां पर टूटते हैं। आप सभी को याद होना चाहिए। सवाल नंबर 2, मैं आशा करता हूं कि दोनों सवालों का जवाब आप सभी को बेहद शानदार तरीके से याद होगा। तीसरा सवाल हम लोगों को रिवीजन के तौर पर दे के रखा है। 1907 में कांग्रेस के नेतृत्व में कौन से सत्र में चरमपंथियों और नरम जो पंथियों में विभाजन देखा गया था, यानी इसी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कौन से वर्ष वो कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन हुआ था जिसमें हमें ये देखने को मिला था कि एक तरफ गरम दल हुआ और एक तरफ नरम दल का प्रावधान हमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सबसे पहले देखने को मिला। तो आप सभी का जवाब होगा कि 1907 का वो सूरत का अधिवेशन था। कौन सा अधिवेशन था? वो सूरत का अधिवेशन था जिसमें विभाजन हमें यहां पर देखने को मिला। तो सूरत के अधिवेशन में हम लोगों को विभाजन की प्रक्रिया देखने को मिलती है। और ये सूरत का विभाजन कब हुआ था? 1907 में हमें यहां पर देखने को मिलता है। लेकिन फिर हमने ये भी सवाल पूछा था एकीकरण, कांग्रेस का एकीकरण हम लोगों को कौन से अधिवेशन में देखने को मिलता है? तो आप सभी को बेहद अच्छे तरीके से याद होगा कि लखनऊ अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन? लखनऊ अधिवेशन हम लोगों को देखने को मिला था 1916 में। और ये जो लखनऊ का जो 1916 का अधिवेशन हुआ था, इसमें आपसे पूछ सकता है कौन थे अध्यक्ष? तो अंबिका मजूमदार। अंबिका जो मजूमदार थे ये इसी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे उस समय। यह कब की बात है? जब कांग्रेस का राष्ट्रीयकरण हम लोगों को यहां पर देखने को मिलता है। इसके बाद में है सवाल नंबर 4, कंप्यूटर के क्षेत्र में फोरट्रान किससे प्रयोग किया जाता है? तो एक प्रोग्रामिंग भाषा हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। कोडिंग एक प्रोग्रामिंग भाषा हम लोगों को यहाँ पर ये देखने को मिलती है। हमने इसके बारे में सभी जानकारियां कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन या जो 11 और 12 का पेपर सॉल्यूशन हुआ था उसमें हमने आप लोगों को जानकारी दिया था। सवाल नंबर 5 की तरफ बढ़ेंगे। और सवाल नंबर 5 जो आप सभी को देखने को मिलेगा, विदेशी धरती पर फहराया जाने वाला प्रथम भारतीय ध्वज भीकाजी कामा द्वारा 1907 में कहां पर फहराया गया था? यानी भारत से बाहर की बात हो रही है। भारत में पहला भारतीय ध्वज कब फहराया गया था? तो 1907 में जो कलकत्ता अधिवेशन हमें देखने को मिला था, ये आप सभी को याद होना चाहिए। भारत से बाहर कब हुआ था? 1907 में। कौन से देश में फहराया गया था भीकाजी जो कामा के द्वारा? तो जवाब होगा जर्मनी में। और जर्मनी में कौन सा शहर था? स्टुटगार्ट। कौन सा? स्टुटगार्ट हम लोगों को यहां पर जर्मनी का देखने को मिला था, यहां पर फहराया गया था। ये आप सभी को याद होना चाहिएगा। 5 सवालों का कंप्लीट रिवीजन हम लोग देख चुके हैं और मैं मान के चलता हूं कि आप सभी के पांचों सवाल
सही होंगे। आज 70 सवाल लगभग हम लोग रिवीजन के तौर पर देखने वाले हैं। मैं आप सभी से चाहूंगा, जो भी हमारे साथी छोटे या बड़े भाई हमारी क्लासों को देख पा रहे होंगे, मैं आप सभी से चाहूंगा आप सभी के कितने सवाल सही होते हैं, आप सभी को कमेंट बॉक्स में इस सवाल का मुझे जवाब देना है। एटलीस्ट फिर भी हम ये मान के चलते हैं कि 14 क्लासों को जब हम लोग पढ़ चुके हैं तो 60 से ज्यादा सवालों के आप सभी के राइट आंसर होंगे, जो ऐसा मेरा विश्वास है। और आप सभी को जवाब देना है कितने सही होते हैं आप सभी के। सवाल नंबर 6 पे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 6 आप सभी को दे के रखा है, उस मिशन का नाम बताइए जिसने इसरो ने सूर्य का अध्ययन जो करने का विचार किया है। तो उसका नाम है आदित्य L1। क्या नाम है? आदित्य L1 हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिला था, जिसमें सूर्य की बाहरी परतों का हम अध्ययन करेंगे। सूर्य की बाहरी परतें, सूर्य की बाहरी परतों का हम लोग अध्ययन के, या सूर्य की जो बाहरी परतों का अध्ययन इसी आदित्य L1 के माध्यम से पहली बार किया जाएगा। ये आप सभी को याद होना चाहिए। क्या भारत में रहकर वर्तमान भारत क्या सूर्य की परतों का या सूर्य की किरणों का क्या भारत में अध्ययन हो रहा है? तो बिल्कुल हम लोग भारत में तमिलनाडु, कहां पर दोस्तों? जो तमिलनाडु है, तमिलनाडु में एक जगह पड़ती है, इसका नाम है ऊटी। और आपके दौर आप सभी के ऊटी में एक ग्रेप्स प्रयोगशाला है। कौन सी प्रयोगशाला? एक ग्रेप्स प्रयोगशाला है। और इसी ग्रेप प्रयोगशाला में हम सभी गामा किरणों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। गामा जो रेस है इसके बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। आप लोगों से पूछ लेगा, ये जो ग्रेप्स प्रयोगशाला बनाई गई है, ये ग्रेप्स प्रयोगशाला किस देश के द्वारा बनाई गई है? तो ये आप सभी को याद होना चाहिए, यह जापान और भारत दोनों ने आपस में मिलकर इस ग्रेप प्रयोगशाला का निर्माण किया है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा। एक मिनट रुकिएगा, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 7 पर। भारत में जॉन बॉल मेला एक ऐसा मेला है जहां वस्तु विनिमय, विनिमय का मतलब होता है खरीदारी, मतलब खरीदना और बेचना प्रणाली का उपयोग अभी तक किया जाता है। यह ऐसा मेला भारत के कौन से राज्य में इसका आयोजन किया जाता है? भले ही हम लोगों से ये शॉर्टकट पूछ लेता कि भारत में जॉन बॉल मेला कहां पर आयोजन होता है, तो हम लोग बता देते उसे कि भारत के असम राज्य में। कहां पर आयोजन होता है इसका? असम राज्य में आयोजन होगा। या हम लोग आपसे कई प्रकार के असम राज्य के बारे में सवाल पूछता है, हम लोगों ने आप सभी को पढ़ाया है। आप सभी से पूछेगा कि पूर्वोत्तर भारत का महाकुंभ मेला किसे कहा जाता है? तो आपका अबू चाबी मेला, जो कि माता कामाख्या को समर्पित मेला है, उसे आपके पूर्वोत्तर भारत का महाकुंभ भी कहा जाता है। आप सभी को याद होना चाहिएगा, मैं मान के चलता हूं आपको याद होगा। एक जॉन भी मेला, वो भी आपके असम राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है। भारत में कौन सी ये रिवर में डॉल्फिन पाई जाती है? तो डॉल्फिन आप सभी जानते हैं कि जो 4 ऑप्शन, वैसे गंगा रिवर के अंदर तो हमें देखने को मिलती है डॉल्फिन रिवर, लेकिन जो मैंने आप लोगों को प्रैक्टिस, जो आपकी परीक्षाओं में सवाल पूछे गए थे, उसमें आपको गंगा रिवर देखने को नहीं मिला था CBT 1 और आप सभी के NTPC में। उसने एक ऑप्शन दिया था गंगा रिवर की एक सहायक नदी, जो चौड़ाव के दृष्टिकोण से, बहाव के दृष्टिकोण से गंगा नदी में मिलने वाली सबसे बड़ी नदी हमें देखने को मिलेगी, जिसका नाम है घाघरा। क्या नाम होगा? घाघरा रिवर के अंदर भी हमें डॉल्फिन रिवर का जमाव यहां पर देखने को मिलता है। आप सभी को याद होना चाहिएगा। इसके बाद सवाल नंबर 9 हम लोगों से पूछा है, वेबसाइट द्वारा बनाई गई एक छोटी टेक्स्ट फाइल जो उस टेक्स्ट के लिए अस्थायी रूप से प्रयोग के कंप्यूटर में संग्रहित होती है, उसे क्या कहा जाता है? उसे हम लोग कंप्यूटर की भाषा में कुकीज कहते हैं। क्या बोलते हैं? कुकीज यहाँ पर बोलते हैं। आप सभी को याद होना चाहिए। या आप सभी का इंटरपोल का मुख्यालय कहां पर देखने को मिलेगा? कहां पर हेडक्वार्टर है आप सभी के इंटरपोल का? आप सभी जानते हैं कि लखनऊ में, क्या फ्रांस की कैपिटल, और इसी फ्रांस की कैपिटल पेरिस में, कहां पर? फ्रांस की कैपिटल पेरिस में हमें देखने को मिलेगा। और आपका इंटरपोल, और आप सभी का इंटरपोल कितने प्रकार के चेतावनी जारी करता है? तो 7 प्रकार की चेतावनी या सूत्रीय यह कार्यक्रम जारी करता है। आप सभी को याद होना चाहिएगा। सवाल नंबर 10 से सवाल नंबर 11 की ओर रुख करेंगे। और सवाल नंबर 11 आप सभी से जो सवाल पूछा है, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी होगी? और ये सबसे बड़ी मीठे पानी की सवाल सब पूछा था। वैसे सबको याद है ये बेसिक सवाल, कहां पर हमें देखने को मिलेगी? तो USA और कनाडा की सीमा पर हमें देखने को मिलेगी, जिसका नाम है
सुप्रियल लेक, क्या क्या उसी सुप्रियल जो झील है, क्या उसी सुप्रियल नदी के जो सुप्रियल झील हमें देखने को मिली कनाडा और यूएसए की सीमा पर, क्या उसका जो जल है, पानी है, वो पीने योग्य है? जवाब होगा नहीं, क्योंकि उसमें कैडमियम धातु जो हमें मतलब पाई जाती है, अक्सर कहा जाता है उसका पानी पीने योग्य हमें नहीं देखने को मिला। हम लोग बात करेंगे सबसे बड़ी जो खारे पानी की झील के बारे में, तो हमें कैस्पियन सागर देखने को मिलेगी। हमें हमें हमारे ही मतलब इसी विश्व में एक देश पड़ता है, उसका नाम है ये कजाकिस्तान। इसके समीप हमें वह झील देखने को मिलती है। आप सभी को याद होना चाहिएगा, विश्व की सबसे गहरी झील आप लोगों से पूछ लेगा तो बेकाल झील आप लोगों को विश्व की सबसे गहरी और मीठे पानी की झील देखने को मिलती है। ठीक है, अगला सवाल है कि संघ के ये मंत्री परिषद में कितने मंत्री शामिल किए जा सकते हैं? तो एज अ संघ बनता है, एक मंत्री परिषद बनता है जब सरकार चुन कर आती है, उसी सरकार जो चुनाव में सर्वाधिक मत, जो सरकार जिसने बहुमत का आंकड़ा प्राप्त किया है या किसी संगठन ने बहुमत का आंकड़ा प्राप्त किया है, वो महामहिम राष्ट्रपति को अपना बहुमत साबित करते हैं और उसके बाद प्रधानमंत्री की सलाह पर, आप सभी जानते हैं, राष्ट्रपति के माध्यम से सभी मंत्री परिषद की नियुक्ति होती है। लेकिन कितने मंत्री से ज्यादा हम लोग मंत्री परिषद में नहीं बिठा सकते? तो याद रखिएगा, भारत में आप सभी का यहाँ पर आप सभी का 51वां संविधान संशोधन 2003 के माध्यम से केवल टोटल चुनाव सीट, मतलब जितनी सीट पर चुनाव हुआ है उस सीट का 15% से ज्यादा हम लोग मंत्री शामिल नहीं कर सकते हैं। सवाल नंबर 13 पर बात करेंगे, आपका अंतर सरकार संधि आधारित संगठन कौन सा है जिसका मुख्यालय भारत में स्थित देखने को मिलेगा? जिसका मुख्यालय जिसे हम लोग बोलते हैं ISA। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं, या इसको हिंदी में बोला जाता है आप सभी का अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन, हम गठबंधन इसको हम लोग बोलते हैं। इसका हेडक्वार्टर कहां पर देखने को मिलेगा? तो हरियाणा। कहां पर? हरियाणा में एक जगह पड़ती है गुरुग्राम। गुरुग्राम में इसका हेडक्वार्टर हमें देखने को मिलता है। और अब आप सभी को कमेंट बॉक्स में इस सवाल का जवाब देना है कि इसकी स्थापना, ISA की स्थापना हमें कब देखने को मिलती है? सवाल नंबर 14 पर चलेंगे। और आप सभी जानते हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में से एक है, मतलब 9 रत्न। वैसे मैं पहले कितनी क्लासों में आप सभी को पढ़ा चुका हूं कि 9 रत्न कौन से हैं। मैं आप सभी से ही आशा करता हूं कि आप सभी को 9 रत्न याद होंगे। हमने आपको धन्वंतरी बताए थे, हमने आपको आप सभी के अमर कोश बताए थे, हमने हरि सेना बताया था, कालिदास जी बताए थे, 4 तो यही हो गए। कदापनका बताए थे, सकू बताए थे, वराहमिहिर बताए थे, वररुचि बताए थे और वेतल भट्ट। हमें यह 9 हमें क्या देखने को मिलते हैं? हमें 9 रत्न हमें चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में हमें देखने को मिलते हैं। चलिएगा अगले प्रश्न पर चलेंगे। सवाल नंबर 15 जो हमसे पूछा है, भारतमाला परियोजना राजमार्ग से संबंधित है। किससे? राजमार्ग से संबंधित यह परियोजना देखने को मिलती है। आप सभी जानते हैं कि एक हमें भारतमाला परियोजना के बाद एक और सी परियोजना देखने को मिलती है, मैं भूल रहा हूं। ठीक है, पर भारतमाला ही परियोजना आप सभी याद रखें कि भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है? तो यह राजमार्गों से संबंधित होती हुई हमें देखने को मिलती है। चलिएगा बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। और 15 सवाल तक हम लोग पहुंच चुके हैं और मैं आशा करता हूं कि आप सभी के 15 ही सवालों का आप सभी ने बिल्कुल सही जवाब दिया होगा। भारत में खिलाफत आंदोलन के बारे में क्या सही है? तो खिलाफत जो आंदोलन है, मोहम्मद जो अली और शौकत अली जो भारत में जो व्यक्ति थे, इन्होंने भारत में जो समर्थन किया था। खिलाफत मूवमेंट का ही जन्म क्यों देखने को मिला? क्योंकि तुर्की में एक खलीफा का पद हुआ था, उसी खलीफा के पद को समाप्त करने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट में प्रावधान आया था। ब्रिटिश पार्लियामेंट चाहती थी कि जो खलीफा जो है, मतलब जो खलीफा का मतलब क्या है कि जो हजरत मोहम्मद साहब के जितने भी शिष्य होते हैं, उनके उत्तराधिकारी होते हैं, उनको खलीफा बोलते हैं। उस खलीफा के पद को समाप्त करने का प्रावधान वो लोग कर रहे थे, परंतु उसका समर्थन भारत में मोहम्मद अली और शौकत अली साहब ने किया था। लेकिन उस समय जो सबसे बड़ा चेहरा थे
भारत में महात्मा गांधी जी थे। महात्मा गांधी जी ने बिल्कुल उनका समर्थन किया और आधुनिक तुर्की का जन्मदाता कमाल राका पाशा साहब ने 1924 में जो अंतिम सुल्तान माने गए, उन्होंने 1924 के बाद ही तुर्की जैसे देश में जो खलीफा का पद चलता था, उस खलीफा के पद को पूर्णतः समाप्त कर दिया। अब आप सभी को यह बताना है कि पहले खलीफा कौन कौन माने जाते हैं। मैंने पहले खलीफा का नाम पूछा है, ठीक है। जो सवाल नंबर 16 हम लोग देख चुके हैं। सवाल नंबर 17 पर सीडेक पुणे द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा प्रोजेक्ट कार्यान्वित किया जा रहा है? तो ये प्रोजेक्टर जतन, कौन सा प्रोजेक्ट जतन कार्यान्वित किया जा रहा है? ये सीडेक कंपनी वही है जिसने भारत का पहला जो सुपर कंप्यूटर परम 8800 जो बनाया था, वो इसी के माध्यम से हम लोगों ने बिल्डअप किया था। अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में कितने यहाँ के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन देखने को मिलेंगे? तो के वेणुगोपाल, ठीक है, के वेणुगोपाल हमें देखने को मिलते हैं। और आप सभी को बेहद अच्छे तरीके से इस सवाल का भी जवाब याद होगा। अगला सवाल, सवाल नंबर 19 पर चलेंगे। नवंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी अनुसार कितने देश आपके यहाँ पे ओपेक के सदस्य हैं? तो टोटल कितने सदस्य देखने को मिलेंगे? टोटल 13 सदस्य हमें जो ओपेक के मेंबर देखने को मिलते हैं। सी प्लेन सेवा का ये जो संचालन कौन से प्रायद्वीप के द्वारा या कौन से द्वीप समूह के द्वारा सबसे पहले देखा गया है? तो भारत में यहाँ के अंडमान निकोबार, कौन से? भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर ऐसी प्रोजेक्ट चलाया, अंडमान और निकोबार पर यह प्रोजेक्ट चलाया गया, आप सभी को याद होना चाहिए। इसके बाद गुजरात में ऐसा प्रोडक्ट जैसा प्लान चलाया गया था, ठीक है। ये फर्स्ट और ये सेकंड हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिला होगा। 20 सवाल देख चुके हैं। मैं आशा करता हूँ कि 20 के 20 सवालों का जवाब आप लोगों ने बिल्कुल सही दिया होगा। ये वाला तो हम देख चुके हैं। सवाल नंबर 22 पर जो चलते हैं। विश्व युद्ध से प्रभावित ये देशों में बच्चों और माताओं को आपातकालीन भोजन और स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिए प्रयुक्त संयुक्त राष्ट्र में कौन सी एजेंसी बनाई थी? तो यूनिसेफ को क्या बनाया था? यूनिसेफ यहाँ पर जो इनके द्वारा बिल्डअप किया गया था, ठीक है, यूनिसेफ इनने बनवाया था। ये आप सभी को यहाँ पर याद होना चाहिए। ये संस्था इन्होंने 1946 को बनाई थी। श्वसन तंत्र से संबंधित विभिन्न रोग किस प्रकार के प्रदूषण से होते हैं? अब ये सवाल नहीं देना था, वायु प्रदूषण इतना भी सिंपल नहीं देना था, बल्कि आप सभी को याद होगा। ये 24 जो सवाल है, सवाल नंबर 24, भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस हम लोग कब मनाते हैं? तो 24 अप्रैल को। कब मनाते हैं? 24 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष हम लोग सेलिब्रेट करते हैं पंचायती दिवस। चलिएगा अगला प्रश्न हम लोगों से सवाल पूछा है। अगला सवाल हम लोगों से पूछा है 2018 में 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहां पर हुआ था? तो मॉरिशस। कहां पर हुआ था? मॉरिशस में हम लोगों को यह देखने को मिलता है। तो सवाल नंबर 25 का जवाब होगा मॉरिशस। और आप सभी ने 25 के 25 सवालों का ही जवाब बिल्कुल सही दिया होगा। चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के बाद में सवाल नंबर 26 पर बढ़ेंगे। और सवाल नंबर 26 जो आप सभी से सवाल पूछा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन देखने को मिले? बदरुद्दीन तैयब साहब हमें देखने को मिलते हैं। ये सवाल नंबर 26 का आंसर बिल्कुल हमें देखने को मिला होगा। अभी तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो हमें देखने को मिले उसके 9 मुस्लिम अध्यक्ष हम लोगों को देखने को मिलते हैं। और आपके सवाल नंबर 27 जो हम लोगों को देखने को मिलेगा, ये आप सभी की एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय, आपके बैंक का नाम है या के एडीबी बैंक का मुख्यालय हमें कहां पर देखने को मिलेगा? तो फिलीपींस की कैपिटल आप सभी जानते हैं मनीला। मनीला में हम लोगों को यहाँ पर इसका मुख्यालय देखने को मिलता है। सवाल नंबर 28 पर बढ़ेंगे। किस प्रकार की मिट्टी दक्कन के पठार के अधिकांश भाग को कवर करती है? यानी पूरे दक्कन के प्लेट्यू पर हमें देखने को मिलती है। दक्कन का प्लेट्यू का ढाल किस डायरेक्शन में हमें देखने को मिलेगा? तो जो दक्षिण पूर्वी जो दिशा हमें देखने को मिलती है, उसी दक्कन के प्लेटो का ढाल उसी दिशा में देखने को मिलता है। यही कारण है कि जो पश्चिमी घाट से जितनी रिवर का ओरिजिन हमें देखने को मिलता है, या आप सभी के अधिकांश रिवर का जो या आपका अंतिम बिंदु होता है वो बंगाल की खाड़ी में
देखने को मिलता है। ठीक है, ये आप सभी को याद होना चाहिए, बेसाल्ट चट्टान के कारण बना है। और आप सभी जाने कि यदि बेसाल्ट चट्टानों का ब्रेकडाउन हुआ है तो कौन सी सोइल हम आप सभी को देखने को मिलेगी, तो जवाब होगा ब्लैक सोइल, काली मृदा आप सभी को देखने को मिलती है। पोंगल पक्षी अभ्यारण्य, नो डाउट आप सभी जानते हैं कि पोंगल जो फेस्टिवल है वो 4 दिनों तक सेलिब्रेट किया जाता है। जैसे कल हम लोगों ने धनतेरस जो सेलिब्रेट किया था, धनतेरस बीत चुका है लेकिन हमारी कल क्लास नहीं हो पाई थी। आप सभी को आज ही धनतेरस की शुभकामनाएं। आप सभी याद रखें, आप सभी की शिक्षा, आप सभी का ज्ञान और आप सभी का स्वास्थ्य ही आप सभी का सबसे बड़ा धन है। ठीक है, चलिएगा सवाल नंबर 29 आप सभी को दे के रखा है। पोंगल पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में होता है, मतलब किस राज्य की पहल है पक्षी गणना, तो तमिलनाडु की पहल है। ठीक है, ये आप सभी को याद होना। गरीबी हटाओ किस राजनीतिक नारा दिया था, तो गरीबी हटाओ का नारा आप सभी जानते हैं कि 5 जो 5वीं पंचवर्षीय योजना हमें देखने को मिलती है, उसी 5वीं पंचवर्षीय योजना में हमें गरीबी हटाओ का नारा देखने को मिला। और गरीबी हटाओ का नारा किसके माध्यम से दिया गया था, इंदिरा गांधी। किसके माध्यम से, इंदिरा गांधी जी के माध्यम से हमें यह यहाँ पर देखने को मिलता है। लेकिन सवाल यह है कि आपके इंदिरा गांधी जी से पहले भी जो है, जैसे जवाहरलाल नेहरू हमें भारत के पहले राष्ट्रपति पहले प्रधानमंत्री देखने को मिलते हैं। गुलजारी लाल जो नंदा साहब है वो कार्यवाहक कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनते हैं। उनके बाद तीसरे जो आपके जो दूसरे वास्तविक तौर पर प्रधानमंत्री बनते हैं वो लाल बहादुर शास्त्री बनते हैं। लेकिन जो लाल बहादुर शास्त्री की सरकार थी उस समय श्रीमती इंदिरा गांधी जी के पास कौन सा विभाग हुआ करता था, विज्ञान और प्रौद्योगिक मंत्री हुआ करती थी। आप सभी को ऐसा याद होगा, ऐसा मैं मान के चलता हूं। तो हम लोग लिख सकते हैं कि जब भारत में लाल बहादुर शास्त्री जी की सरकार थी उस समय श्रीमती इंदिरा गांधी जी के पास में विज्ञान और प्रौद्योगिक जो मंत्रालय, उस मंत्रालय की मंत्री हुआ करती थी। तो ये आपकी इंदिरा गांधी जी ने दिया था। और इसके तहत हम लोगों ने सबसे पहले 1969 के दौर में हम लोगों ने 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी किया था। सवाल नंबर 31 पर बढ़ेंगे। भारत में निम्नलिखित में स्वतंत्रता सेनानियों में किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है, तो आप सभी जानते हैं कि यह भारत के ही नागरिक थे। 1929 के लगभग में जो है वो लाल मूवमेंट इन्हीं के द्वारा ही चालू किया गया था। सीमांत गांधी के नाम से कौन फेमस है, खान अब्दुल गफ्फार कहाँ फेमस है, आप सभी जानते हैं। सवाल नंबर 31 जो है खान अब्दुल गफ्फार का, खान अब्दुल जो है गफ्फार खां संबंधित है, ये आप सभी जानते हैं। और इन्हें 1987 में भारत सरकार के द्वारा भारत रत्न भी दिया गया था। आपसे सवाल पूछेगा पहले विदेशी मंत्री कौन थे, पहले विदेशी को व्यक्ति कौन था जिन्हें भारत रत्न दिया गया था, तो बिल्कुल ये पहले ही ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें भारत रत्न भी दिया गया था। भारत रत्न 1934 में प्रारंभ होता है और 1978 में इसकी समाप्ति भी, जब जनता पार्टी की पहली बार केंद्र में सरकार आती है तो जनता पार्टी के द्वारा इसे समाप्त किया जाता है। लेकिन इसके बाद फिर से कांग्रेस की सरकार 1980 में इंदिरा गांधी जी फिर से देश की प्रधानमंत्री बनती है, फिर से कांग्रेस पार्टी के द्वारा भारत रत्न को देने की शुरुआत की जाती है। तो ये आप देखिए एक बार बंद भी हुआ था बीच में, 1978 के दौर में हुआ था। सवाल नंबर 32 पर जो हम लोग बढ़ेंगे मैं देख रखा है, वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए जनवरी 2020 में जारी सांख्यिक और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार भारत के निम्नलिखित में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा है, तो प्रति व्यक्ति आय के मामले में इस रिपोर्ट के अनुसार मैंने पहले ही बताया था कि अगर गोवा नहीं रहे तो केरल पे जाना पड़ेगा, लेकिन इस रिपोर्ट के अनुसार गोवा ही हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है। सवाल नंबर 33 पर बढ़ेंगे और सवाल नंबर 33 है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने अपने चंद्र अन्वेषण मिशन के लिए किस प्रशिक्षण यान का प्रयोग किया है, तो GSLV MK3, क्या नाम था उसका नाम था GSLV और MK3 था। इसे ही बाहुबली यान के माध्यम से हम लोग जानते हैं, इसका प्रयोग हम लोगों ने किया था। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो आप सभी जानते हैं कि जिसको ग्रेट निकोबार पर, कहां पर, ग्रेट निकोबार पर हमें देखने को मिलेगा। और इसी ग्रेट निकोबार पर क्या नाम है, इंदिरा पॉइंट, कौन सा देखने को मिलेगा, इंदिरा पॉइंट हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है। ये आप सभी को याद होना चाहिएगा। इसके बाद में एक मिनट पेन को थोड़ा सा
मोटा कर लेते हैं। आगे सवाल नंबर 35 हमें देखने को मिलेगा, नवंबर 2020 के अनुसार भारत के नवीनतम उच्चतम न्यायालय कहां पर मनाया जा रहा है? तो आपका अमरावती। कहां पर? अमरावती। ये आपका अमरावती, आप सभी को यहां पर याद होना चाहिए। ये 25वां बनेगा, ठीक है, चलेगा। जरा आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के बाद सवाल नंबर जो 36 आप सभी को देखने को मिलेगा, सवाल नंबर 36, संसद द्वारा निःशुल्क और आप सभी के अनिवार्य शिक्षा का अधिकार किस अधिनियम वर्ष पारित किया गया था? तो ये 2009 के तहत पारित किया गया था। कौन से? 2009 के तहत जो पारित किया गया था, आप सभी को याद होना चाहिए। सवाल नंबर 37, भारत में पहली ब्रिटिश प्रेसिडेंस की स्थापना कहां पर की गई थी? तो 1908 में, सॉरी 1608 में सूरत में। कहां पर की गई थी? सूरत में। हमें यहां पर यह देखने को मिलती हैं। सवाल नंबर 18, वर्णात्मक आपके इतिहास की पुस्तक है इंडिया आफ्टर गांधी, किसकी बुक है? ये किसकी बुक देखने को मिलती है? तो जवाब होना चाहिए रामचंद्र गुहा। रामचंद्र गुहा की फेमस बुक हमें यहाँ पर ये देखने को मिलती। मोस्ट आईएमपी बुक है, आप सभी को याद कर लेनी है, और आप सभी का सही भी होगा, ऐसी भी हम लोग मान के चलते हैं, ठीक है। चलिएगा तनिक सा आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के बाद सवाल नंबर जो है, सवाल नंबर 39 हमें देखने को मिलेगा। और सवाल नंबर 13 जो 9 है, दिल्ली की जामा मस्जिद का जो निर्माण किस वर्ष पूरा हुआ था? तो किस वर्ष जो पूरा हुआ था? 1656 में इसका निर्माण हमें पूरा होता हुआ देखने को मिलता है। 1656 में हुआ था, याद रखिएगा। सवाल नंबर जो हम बढ़ेंगे 41 की ओर, वर्तमान में संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हमें देखने को मिलेगी? वर्तमान में 22 भाषाओं को शामिल किया गया है, और 15वीं भाषा कौन सी देखने को मिलेगी? सीधी भाषा देखने को मिलेगी, याद रखिएगा आप सभी। सवाल नंबर 42 जो हमें देखने को मिलेगा, भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट का उत्पादन कौन है? आप सभी जानते हैं, उड़ीसा। उड़ीसा हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। ये हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर होगा। और सवाल नंबर 43 जो 43 हम लोगों को देखने को मिलेगा, विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार 2016 तक प्रति व्यक्ति यूएस डॉलर 12,000 या इससे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाले देशों को क्या कहा जाता है? इससे अधिक आय वाले देशों को क्या कहा जाता है? गरीब देश कहा जाता है? नहीं, सभी के सभी अमीर देश कहा जाता है। भारत मध्यम प्रति व्यक्ति आय वाला देश है। भारत देश के अंदर तनिक सा शामिल नहीं, लेकिन जल्द हम लोग ये आशा करते हैं कि भारत देश के अंदर शामिल होगा। याद रखिए, इन्हें पहली पीढ़ी के देश भी कहा जाता है। पहली पीढ़ी के देश भी इन लोगों को कहा जाता है। सवाल नंबर 44, प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास उमस, ये भीष्म साहनी के द्वारा, किसके द्वारा? भीष्म साहनी के जी के द्वारा यह लिखा गया, ये भी आप सभी को याद होगा। और सवाल नंबर यह है कि 45, भारत का पहला उच्चतम न्यायालय कहां पर स्थापित किया गया था? कलकत्ता में। कहां पर स्थापित किया गया था? कलकत्ता में स्थापित किया गया था। सवाल 45 तक का कंप्लीट रिवीजन हम लोग पढ़ चुके हैं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी के 45 ही प्रश्न सही रहे होंगे। सवाल नंबर 46 पर बढ़ेंगे, और सवाल नंबर 46 जो हमें देखने को मिलेगा, नवक लेवर उत्सव किस राज्य संबंधित है? तो आप सभी जानते हैं उड़ीसा। किससे संबंधित है ये? उड़ीसा से हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। यूआरएल का पुण्य रूप क्या है? पुण्य रूप हमें क्या देखने को मिलेगा? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर हमें देखने को मिलता है। ये सवाल नंबर 47 हुआ। सवाल नंबर और आप सभी का 48 है, भारत रत्न का प्रावधान कब पेश किया गया था? आप सभी जानते हैं कि 1954 में जो इसको देने का प्रावधान किया गया था। फिर हमने बताया था कि 1978 में इसको बंद भी कर दिया गया जनता पार्टी के द्वारा, और इसे और आप सभी के 1980 में इसको फिर से प्रारंभ भी किया था, ठीक है, इसको प्रारंभ भी किया था। सवाल नंबर 49 देखने को मिलेगा, निम्नलिखित में किस राज्य में महिला या आपके उन्मुखी समुदाय आधारित गरीची या गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, गरीची ने गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम कुटुंबऋषि को लागू किया था? तो ये हाल ही में केरल सरकार के द्वारा, किसके द्वारा? जो केरल सरकार के द्वारा इसको यहाँ पर लागू किया गया था। अरे भाई जल्दी हो जाओ, केरल सरकार के द्वारा इसे लागू किया गया था। सवाल नंबर 50 हमें देखने को मिलेगा, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का शुभारंभ किसने किया था?
तो ये स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी, श्री अटल बिहारी वाजपेयी साहब के द्वारा 1999 में इसका प्रारंभ शुभारंभ भी किया गया था। ये भी आप सभी ने बिल्कुल सही दिया होगा। और कंप्लीट रिवीजन में 50 सवाल हमारे पूरे होते हैं। और आप सभी मुझे ये बताइएगा कि क्या आप सभी के 50 सवाल जो हमने किए हैं रिवीजन के तौर पर, क्या 50 सवाल ही आप सभी के सही हैं? और कितने भी सही हैं वो हम बात देखेंगे। उससे पहले यदि लाइक नहीं किया है तो क्लास को जरूर लाइक कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर दीजिएगा। ठीक है, सवाल नंबर 51 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 51 है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति गठन 1962 में किया गया था। कब किया गया था? 1962 में। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का किस वर्ष शुभारंभ किया गया था? 2015 में हरियाणा से। कहां से? हरियाणा से इसका शुभारंभ हमें देखने को मिलता है। और सवाल नंबर जो हमें 53 देखने को मिलेगा, दहेज प्रतिषेध अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? तो ये 1961 में। कब देखने को मिला था? 1961 में हमें देखने को मिलता है। इसमें मैंने कई चीजें बताई थी, जैसे माल और सेवा एक्ट था। तो माल और सेवा एक्ट कब देखने को मिला था? 2017 में देखने को मिलेगा। न्यूनतम समर्थन मूल्य कब देखने को मिला था? तो 1948 में देखने को मिला था। कई प्रकार के जैसे विशेष युवा एक्ट हमें जो 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 देखने को मिला था 56 में देखने को मिला था। तो ऐसे जैसे सती प्रथा पर हम लोगों ने रोक का हमने प्रावधान है 1829 में देखने को मिला था। तो सारे मैंने एक्ट आप सभी को लिखाए थे। जैसे वायु प्रदूषण एक्ट हमें देखने को मिला था 1974 में। बिल्कुल, तो आप सभी को ओरली मुंह जुबानी याद होना चाहिएगा। ठीक है, और आप मैं यही चाहता हूं कि जितना भी आप हमसे कंटेंट पढ़ रहे हैं बेहद अच्छे लेवल पर पढ़ें, अच्छे से कंप्लीट रिवीजन करें। इसीलिए हम लोग रिवीजन क्लास लेकर आए हैं, वरना हम लोग पढ़ाते ही आपने देखा होगा कि जितनी भी हमारी अभी तक की क्लास हुई हमने कंटेंट पढ़ाया ही है। यहाँ पर क्लास में हमने जरा सा भी ऐसा नहीं किया आप सभी का समय हम लोग यहाँ पे खड़े होकर खराब करें। नहीं, हम किसी पढ़ाई से रिलेटेड किसी प्रकार की बातें करते हैं, आपने देखा होगा हमारी क्लासों को। तो हम यही बताना चाह रहे हैं कि आपका समय हमारे लिए कीमती है। इस कीमती समय को ये बचा के चले। और इस क्लास को यदि आप लोगों को जल्दी से देखना है तो 1.5 की स्पीड पे देख लो, 2x की स्पीड पे देख लो। यदि उससे भी जल्दी स्पीड कोई होती है उस पर देख लेना, लेकिन यार अच्छे तरीके से इसको पढ़ना जरूर। ठीक है, मैं यही आप लोगों से बोलना चाहूंगा। सवाल नंबर 54 जो हमें देखने को मिलेगा, व्यक्तिगत का सिद्धांत जो हमें किसके द्वारा? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। किसके द्वारा? तो डलहौजी के द्वारा यहां पर ये दिया गया था। ठीक है, निम्नलिखित में से दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक कैपिटल कौन सी है? तो मैंने बताया था दक्षिण अफ्रीका ऐसा ऐसा कैपिटल हमें देखने को मिला था, जिसकी हमें 3 कैपिटल देख ली, लेकिन उसकी प्रशासनिक राजधानी प्रिटोरिया कौन सी देखने को मिलती है? प्रिटोरिया हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है। ये सवाल नंबर 55 का हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के बाद सवाल नंबर 56, दास वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? नो डाउट आप सभी जानते हैं कि 1175 में भारत में 1175 में भारत में कौन आता है? मोहम्मद गोरी आता है। और मोहम्मद गोरी पहला ऐसा मुस्लिम आक्रमणकारी था जो तुर्की आक्रमणकारी था जिसने भारत में शासन किया था। भारत में शासन नहीं किया था, दिल्ली के आसपास वाले क्षेत्र पर शासन किया था। मैं फिर बता रहा हूं, भारत की जिस इतिहास की पुस्तक में ऐसा लिखा गया है कि भारत पर शासन किया था, उन इतिहासकारों को भी भारत में सर मानना चाहिए। संपूर्ण भारत का मतलब अलग होता है, लेकिन दिल्ली के आसपास का जो सीमांत क्षेत्र था उन्हें लिखना चाहिए था कि सीमांत क्षेत्र पर आक्रमण करने वाला पहला तुर्की आक्रमणकारी था जो पूर्णतः सफल हुआ था, उसका नाम था मोहम्मद गोरी। ऐसा नहीं लिखना चाहिए था कि संपूर्ण भारत पर उसने जो पूरी तरीके से अधिकार किया था। ठीक है, लेकिन क्या कर सकते हैं, पर लिखा तो लिखा गया है। ठीक है, तो दास वंश की स्थापना हम वही बता रहे थे जो मोहम्मद गोरी 1206 तक शासन करके गया था। उसका गुलाम हुआ करता था, उसके गुलाम का नाम हुआ करता था, 11 गुलाम अपने साथ में लेकर आया था, लेकिन उसका प्रिय गुलाम हुआ करता था जिसने बैटल ऑफ चंदावर में उसका साथ दिया था। उसका नाम हुआ करता था
कुतुबुद्दीन ऐबक, वही गुलाम वंश का, उसी दास वंश का संस्थापक हुआ था। ठीक है, और उसका एक गुलाम हुआ करता था बख्तियार खिलजी, जिसको बंगाल का उसने शासक किया था। और 1202 और 1205 के जो दशक का दौर था, वही कारण था कि उसी बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को पूरी तरीके से समाप्त किया था। ऐसा कहा जा सकता है, इतिहास की इतनी पुस्तकें, ज्ञान की इतनी जो जो आप सभी की बुक, जो आपकी जो पुस्तकें, नोट्स, धर्म ग्रंथ नालंदा विश्वविद्यालय में इतने थे कि 3 महीनों तक चले थे वो, 3 महीनों तक। क्या कर सकते, नहीं लिखेंगे इसका नाम, चलो नाम बोल दिया है मैंने। ठीक है, जो ऐबक था जिसने इसी वंश की स्थापना किया था। कौन सा राज्य सोने का सबसे बड़ा उत्पादक है भारत में? तो कर्नाटक है। कहां पर है? कर्नाटक हमें देखने को मिला था। आपके आसाम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाला भारत का सबसे लंबा सड़क शहर रेल पुल क्या कह, भूपेन हजारिका, इसका क्या नाम है? सॉरी, इसका बोगीबिल है, बोगीबिल, बोगी पुल है इसका नाम। और एक भूपेन हजारिका हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा, भूपेन हजारिका हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है। सवाल नंबर 60 पर चलेंगे। विशिष्ट अद्वैतवाद के जनक कौन थे? तो यह रामार्जुनाचार्य। कौन देखने को मिलेंगे? रामार्जुनाचार्य जी हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ये सवाल नंबर 60 है और हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर ये देखने को मिलता है। चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं। और सवाल नंबर 61, निम्नलिखित में कौन सी एक प्राचीनतम बौद्ध धर्म ग्रंथ है? तो कौन सा देखने को मिलेगा? धर्म कोश, जो कि बौद्ध धर्म का हमें फेमस देखने को मिलेगा। ठीक है, सवाल नंबर 61 हमारा पूरा होता है। और सवाल नंबर 62 हमें देखना, 7E परियोजना में किस क्षेत्र से संबंधित है? ये शिक्षा से, किससे संबंधित है? शिक्षा से संबंधित है। और वित्त मंत्रालय के द्वारा, किसके द्वारा? वित्त मंत्रालय के द्वारा इसको प्रारंभ भी किया गया है। सौरमंडल का प्रक्षेपण और अध्ययन करने हेतु भारत का कौन सा मिशन? तो क्या कहा? सौर, अच्छा ये है, इसे वही का वही क्वेश्चन है। इसे आदित्य L1 हम लोगों ने क्या कहा था? आदित्य L1 कहा था। वही घूम फिर कर हमें आंसर यहाँ पर देखने को मिलता है। चलिएगा जो आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने के बाद 64 है, महाविस्फोट सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? तो जॉर्ज लेमेत्र। कौन था बेटा? जॉर्ज लेमेत्र हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 65 की तरफ। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा होती है। LS लिख रहे हैं, मतलब आप समझ जाइएगा लोकसभा अध्यक्ष। इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर देखने को मिलेगा। 65 सवालों पर हम बढ़ चुके हैं, 70 सवाल हमारी आज की क्लास में होने वाले हैं। ठीक है, और सवाल नंबर जो है, अच्छा है बाकी है 66 हमें देखने को मिलेगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान यूरेनियम के खनन के लिए फेमस है? तो जो 4 ऑप्शन हमने जो PDF में डाले थे उसमें से जो जादूगोड़ा, जो कि हमें झारखंड, जादूगोड़ा हमें देखने को मिलेगा, जो कि कहां पर है? जो झारखंड में देखने को मिलेगा। ये अपने आप में हमें फेमस देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिएगा जो आगे बढ़ते हैं 67 पर। GST भारत में यदि रोपित एक अप्रत्यक्ष करें, GST का पूर्ण रूप क्या है? तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, हमें देखने को मिला है। कितने प्रकार के GST टैक्स होते हैं? तो 3 प्रकार के GST कर होते हैं। नींबू के pH का मान होता है लगभग 2। ठीक है, तो ये लगभग 2 से कम ही होता है, लगभग। ठीक है, ये हमें देखने को मिलेगा। किस अफ्रीकी देश में विश्व मलेरिया दिवस के अवसर पर बच्चों को रोग से प्रभाव से मुक्त करने वाला पहला जो ये मलेरिया वैक्सीन लॉन्च किया है? तो मालवी। ठीक है, ये मालवी नामक देश में लॉन्च किया है। और सवाल नंबर 70 का जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। यूनेस्को द्वारा सांची स्तूप को विश्व धरोहर की सूची में कब शामिल किया गया था? इस सवाल का आप सभी को मुझे सही जवाब देना है। ठीक है, 70 कंप्लीट सवालों का हम लोग रिवीजन यहाँ पर कर चुके हैं। और बेहद लेवल पर हम लोगों ने 14 सेट पढ़ा है। यदि कोई विद्यार्थी हमसे जुड़ा हुआ है और नहीं पढ़ा है, दीपावली का आप सभी के लिए समय है, आप सभी के पास, अच्छे से उनको रिवीजन करें, अच्छे से पढ़ें, अच्छे से नोट्स बनाएं। ठीक है,
हमारी तरफ और हमारी संस्था पार्थ एकेडमी की तरफ से जो भी हमारी क्लास को पढ़ रहे हैं या जो नहीं पढ़ रहे हैं, समस्त विद्यार्थियों को दीपावली की हार्दिक हार्दिक और मंगलमय शुभकामनाएं। आप सभी का धन्यवाद। यदि ये पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो कैसे प्राप्त कर सकते हैं, आगे हम प्रयास करेंगे आप सभी के लिए एक टेलीग्राम चैनल बना दिया जाए जिस पर ये जितनी भी क्लासेस होती है उनकी पीडीएफ हम लोग डाल देंगे। यदि आप लोग यहाँ पर स्कैन कर सकते हैं, ये होगा नहीं वैसे, ये शेयरिंग का एक ऑप्शन आता है हमारे पास में, ठीक है। खैर अभी तो नहीं आ रहा है, लेकिन हम प्रयास करेंगे। यहाँ पर एक बारकोड जनरेट होगा, उस बारकोड से यदि आप लोग यदि वहां से और यहाँ पर एक बारकोड आएगा और इस बारकोड के माध्यम से यदि आपका फोन स्कैनिंग होगा तो पीडीएफ आप सभी के फोन में आप सभी को देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये हो रहा है मुझे लगता है, ठीक है। पर ये अगर हो जाता है तो आपको पीडीएफ मिल जाएगी आज की, ठीक है। आशा करता हूं कि ये हो जाए, अगर नहीं हुआ तो हम लोग बाद में इसको प्रयास करेंगे, ठीक है। चलो नहीं हो रहा है। जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।